Okay students, so let's get started with May June 2003 paper 1 AS Physics. So the paper code is 9702/12 and it is a 1 hour 15 minutes ka paper. So let's get started. You have some data initially, some data points are given, G की value given है, C given है, elementary charge वगैरह ये सारी चीज़ें given है. Then you have some formulas, ठीक है. You have question 1 as a stone sinks in water. What is a possible value for the density of the stone? देखो first of all let me clear one thing to you all. AS फिज़िक्स का MCQ पेपर में पहला या दूसरा सवाल इस तरह का होता है दैट रिक्वायर्स रोट लर्निंग, ठीक है, जिसमें आपको रट्टा मारना होता है कि यार ओलंपिक रनर की जो है वो स्पीड कितनी होती है, स्टोन की डेंसिटी कितनी होती है, कार का मास कितना होता है, इस तरह की सारी चीज़ें आपने रट्टा मारनी होती हैं. सो in this case you also had to rectify things, ठीक है. So what is a possible value for the density of the stone? You can write down somewhere and remember it for the future examinations. इसका आंसर would be B, that is 2 into 10 raised to the power 3 kg ms minus 3. तो एनी टाइम एग्जामिनर आस्क क्योंकि स्टोन की डेंसिटी क्या होती है तो राउंड अबाउट इसके आपने आंसर देने हैं, दैट इज 2 into 10 raised to the power 3. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 2. अब यहाँ से सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें स्टार्ट होंगी. विच यूनिट इज द लार्जेस्ट एंड विच यूनिट इज द स्मॉलेस्ट. तो टेरा की क्या वैल्यू होती है 10 raised to the power 12. पीको की क्या वैल्यू होती है 10 raised to the power -12. तो लार्जेस्ट कौन सा होगा टेरा, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा पीको. Two measurements for a solid sphere are shown. Those values are used to determine the density of a sphere. Density के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. और एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. आर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, डायमीटर से भी रिप्लेस कर सकते हो. 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन 8. तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस विल बिकम 4/24. ये हमारा अभी कंसर्न नहीं है. हमारा कंसर्न क्या है कि हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी निकालनी है. तो डेंसिटी के लिए कौन से दो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मास है और सेकंड ऑफ ऑल डायमीटर है विद द पावर ऑफ 3. तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास प्लस व्हाट 3 times the percentage uncertainty in diameter. 3 times क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्यूब है. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास, सिंपल है 0.1 डिवाइडेड बाय 32.5 into 100 प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर किस तरह आएगी 3 into 0.04 डिवाइडेड बाय 1.87 और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 100 से. तो ये दोनों वैल्यूज़ निकाल लो, ऐड अप कर लो एंड यू विल गेट एन आंसर ऑफ 6.7%. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 4. An aircraft travels along a horizontal path. Two of the forces that act on the aircraft are shown. हमने resultant force निकालनी है. Resultant force निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हेड टू टेल रूल से कनेक्ट करना पड़ेगा. टू कनेक्ट दिस विथ हेड टू टेल रूल हमें ये वाली फोर्स यहाँ पे लानी पड़ेगी. तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस. चलो लेट मी मार्क इट करेक्टली. दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, ठीक है. और रिजल्टेंट फोर्स किस तरह बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस. तो इसका कोई ऑप्शन है रिजल्टेंट फोर्स इस टाइप की, यस सी इज आवर ऑप्शन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5. एक्स से वाई आप जा रहे हो, व्हाट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो एक्स से वाई जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 1 + 1, ठीक है. तो ये टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 2 मीटर्स. और ड्यू कहाँ है, इन द साउथ डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो बी विल बी योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 6. A rock is launched vertically upwards from the surface of Earth and an identical rock is launched vertically upwards from the surface of Mars. दो rocks हैं, एक surface of Earth से vertically ऊपर जा रही है और दूसरी surface of Mars से vertically ऊपर जा रही है. Each rock is launched with an initial velocity of 12 ms-1, ठीक है. Each rock then reaches its maximum height above the surface before returning back to the surface. Okay. तो हमने निकालना है द डिफरेंस इन मैक्सिमम हाइट ऑफ द टू रॉक्स. तो मैक्सिमम हाइट कहाँ होती है, जहाँ पे वेलोसिटी 0. तो अर्थ के लिए इट विल बी दिस पॉइंट और मार्स के लिए इट विल बी दिस पॉइंट. दोनों का हमने क्या निकालना है, ये रेड वाले जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं दीज आर द पॉइंट्स जो मैक्सिमम हाइट के हैं ऑन. दिस वाला पॉइंट इज़ फॉर मैक्सिमम हाइट ऑन अर्थ, दिस वाला पॉइंट इज़ फॉर मैक्सिमम हाइट ऑन मार्स. अब हमारे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिवन है, तो इससे मैक्सिमम हाइट किस तरह निकलेगी, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ. जब आपको मार्स के लिए आपने जो है हाइट निकालनी है तो आप क्या करोगे, ये येलो वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल लोगे. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मार्स के लिए मैक्सिमम height will be equal to what,
लेट्स कैलकुलेट दैट 1/2 और ये रेड वाली डॉट का है इन 3/2 के टाइम पे हाइट क्या है 12, तो दिस बिकम्स 19.2 मीटर्स। अब क्या करेंगे, अब अर्थ के लिए मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, दैट इज मार्क्ड विद दिस ग्रीन ट्रायंगल। ठीक है, ये ग्रीन ट्रायंगल से जो सब मार्क है दैट इज द हाइट ऑफ द अर्थ। तो ये किसके इक्वल होगी भाई, मैक्सिमम हाइट ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम हाइट ऑन अर्थ के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल निकाल लेंगे 1/2 इंटू ये पॉइंट क्या है 1.2 इंटू 12, दिस बिकम्स व्हाट, दिस कम्स आउट टू बी 7.2 मीटर। सही है, 7.2 और 19.2 का डिफरेंस क्या है 12 मीटर। सो 6 का आंसर वुड बी ए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 7, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करता है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ फोर्स नहीं, द मोमेंटम नहीं, द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंजेस इन मोशन, सी कुड बी आवर आंसर। ठीक है, दिस इज बेसिक लॉ ऑफ इनर्शिया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या लिखा हुआ है, एक सबमरीन है दैट हैज़ अ मास ऑफ 3200 kg इनिशियली। होता ये है कि ये मास जो है सबमरीन का गेट्स डिक्रीज टू अ वैल्यू ऑफ व्हाट 3000 kg, क्योंकि जो है 2000 kg का वाटर हम सबमरीन से बाहर निकाल देते हैं, तो उसका वेट या मास जो है वो 3200 से डिक्रीज करके 3000 हो जाता है। बेसिकली हो ये रहा है कि एक सबमरीन है जिसका मास जो है 3200 kg से डिक्रीज करके कितना हो जाता है 3000 kg। और हमें एक और बात बताई हुई है कि जब आपका मास जो है वो 3200 kg था ना, तब द सबमरीन वॉज इन इक्विलिब्रियम, बट जब आपका मास 3000 kg हो गया तो द सबमरीन स्टार्टेड टू एक्सेलरेट अपवर्ड। अब ये हमने एक्सेलरेशन निकालनी है। हाउ विल वी कैलकुलेट दैट, फोर्स किसके इक्वल होगी, फोर्स विल बी इक्वल टू 200 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.81, क्योंकि इतनी फोर्स अपवर्ड लगेगी ना, क्योंकि चेंज इन मास क्या था 200 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.81, तो हमारे पास अपवर्ड फोर्स आ जाएगी। दिस अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू ma, तो 200 इंटू 9.81 इज इक्वल टू मास क्या है 3000 और एक्सेलरेशन का यहाँ पे वेरिएबल डाल देंगे, तो एक्सेलरेशन बच्चों कम्स आउट टू बी 0.654 ms-2, तो 7 का आंसर वुड बी बी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 9। अ बॉक्स इन एयर ये याद रखो, स्लाइड्स विथ इंक्रीजिंग स्पीड डाउन अ रफ स्लोप फ्रॉम पॉइंट P टू X। ओके हो गया। द स्लोप एक्सपीरियंस अ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स, यार फ्रिक्शनल फोर्स ना इसके ऊपर कॉन्स्टेंट है F। ठीक है, एज द बॉक्स मूव्स फ्रॉम P टू Q, इसकी स्पीड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। और दूसरी बात क्या है, देयर आर चेंजेस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एंड द टोटल रेजिस्टिव फोर्स। जो ये टोटल रेजिस्टिव फोर्स है ना बच्चों, इसमें सवाल में कहीं भी नहीं लिखा कि वी मस्ट इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, इंस्टेड इन्होंने क्या लिखा है अ बॉक्स इन एयर। तो टोटल जो रेजिस्टिव फोर्स है वो किस चीज़ का कंपोनेंट होगी, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एयर रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल फोर्स तो कांस्टेंट है, बट विथ इंक्रीज इन स्पीड एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी इंक्रीज। ठीक है, मतलब रेजिस्टिव फोर्सेस टोटल क्या करेंगी विथ इंक्रीज इन स्पीड इंक्रीज करेंगी। तो ये डिक्रीज वाले ऑप्शन हटा देते हैं फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, और अगर रेजिस्टिव फोर्सेस बच्चों इंक्रीज करेंगी, बैकवर्ड फोर्सेस इंक्रीज करेंगी, तो टोटल एक्सेलरेशन को क्या होगा डिक्रीज, तो डी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 10। Two balls x and y approach each other along the same straight line and collide. The collision is perfectly elastic. ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर collision perfectly elastic होगा तो speed of approach will be equal to speed of separation. जब बिफोर collision दोनों स्पीड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी तो स्पीड ऑफ अप्रोच क्या हो जाती थी, द सम ऑफ बोथ द स्पीड्स। और आफ्टर कोलिजन जब बोथ द स्पीड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हो जाती थी, द सम ऑफ बोथ द स्पीड्स Vx प्लस Vy। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ए इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 11। अ रॉड इज पिवटेड एट पॉइंट O, अ फोर्स इज अप्लाइड टू द रॉड एट पॉइंट W एज शोन। ओके हो गया। what is the moment of the force about O? भाई moment of force about O क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी डायगनल फोर्स आए ना मोमेंट के सवाल में, आप डायगनल फोर्स को एक्सटेंड कर लो। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद यू ड्रॉप अ 90 डिग्री की लाइन फ्रॉम O, और 90 डिग्री की लाइन जब आप O से ड्रॉप करोगे डॉटेड लाइन, द डिस्टेंस OY विल बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इनटू द डिस्टेंस OY। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस बी इज योर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या लिखा है बच्चों,
A uniform rod of weight 10 Newton is freely hinged to a wall at X. It is held horizontal by a force F acting from Y at an angle of 30 degree to the horizontal as shown. What is the value of F? तो F की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट मोमेंट्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं. ठीक है, पूरी रॉड का डिस्टेंस क्या कंसिडर कर लेते हैं, x, और वेट कहाँ लग रहा होगा, हाफ x पे, बिकॉज दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड. कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म होती है तो उसका वेट कहाँ लगता है, हाफ ऑफ द लेंथ पे. ठीक है, तो लेट्स टेक आउट द मोमेंट्स. 10 इंटू क्या हो जाएगा, x/2, और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ओनली दिस वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, F sin 30. तो F sin 30 multiplied by x gets cancelled out with this x. 5 divided by sin 30 is equals to your f किसके इक्वल आ जाएगा भाई, f will be equal to 10 Newton. C will be your answer. Let's move on to question 13. Two solid cubes x and y are made of the material of the same density. दोनों की डेंसिटी सेम है, px is equals to py या rho x is equals to rho y. Cube x has twice the mass. जो क्यूब x का मास है दैट इज 2m और क्यूब y का मास क्या है, m. क्यूब x हैज साइड x एंड क्यूब y हैज साइड y. ओके, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ x एंड y. चलो, तो इस सवाल को करने के लिए लेट्स डिवाइड इट इन 2 कॉलम्स x एंड y. डेंसिटी ऑफ x क्या है, रो x. डेंसिटी ऑफ y क्या है, रो y. मास ऑफ x क्या है, 2m. मास ऑफ y क्या है, m. ठीक हो गया. लेंथ ऑफ x क्या है, x. लेंथ ऑफ y क्या है, y. ठीक है, चलो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. रो x will be equal to what, mass that is 2m divided by the volume that is x cube. रो y किसके इक्वल होगा भाई, रो y will be equal to mass divided by y cube. और हमें क्या पता है, रो x is equals to रो y, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं. 2m x cube is equals to m divided by y cube. m से m कैंसिल हो गया, हमने x और y का रेशो निकालना था, तो 2 is equals to x cube divided by y cube. क्यूब रूट कर दो दोनों चीज़ों को क्यूब रूट करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 2 का क्यूब रूट इज इक्वल्स टू x ओवर y. 1.26 इज इक्वल्स टू x ओवर y. तो ऐसा कोई आंसर है, लेट्स सी इन द आंसर्स. यस, 13 का आंसर वुड बी ए. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं सो दैट वी हैव स्पेस फॉर क्वेश्चन 14. आई गेस वी विल बी नीडिंग सम स्पेस फॉर दैट एज वेल. तो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 14. अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेन्स लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस. लिक्विड कितनी डेंसिटी का है, 2000 kg ms-3 एज शोन. व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड लेवल्स बिटवीन पी एंड क्यू. यार पी एंड क्यू के बीच का डिफरेंस इन प्रेशर क्या है, तो किस तरह निकालोगे, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी इंटू चेंज इन हाइट. रो क्या है बच्चों, 2000, g क्या है 9.81, और h क्या है, h 10 - 6 दैट इज़ 4, और इसको डिवाइड कर दोगे 100 से क्योंकि हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो द आंसर कम्स आउट टू बी 780 पास्कल्स. तो इसका आंसर ए हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 15. क्वेश्चन 15 में क्या लिखा है, एफिशिएंसी का हमने फार्मूला देना है. एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता था, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. PO डिवाइडेड बाय PI कहीं लिखा है, यस, डी इज आवर ऑप्शन. ठीक है, लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन 16. A variable force is applied to ensure that a constant power is supplied to a train. How does the graph of force versus velocity vary? देखो पावर का क्या फॉर्मूला होता था, फोर्स वर्सेस वेलोसिटी. अब अगर पावर ही कांस्टेंट हो जाएगी तो मुझे बताओ फोर्स वर्सेस वेलोसिटी किस तरह कनेक्ट होंगे. फोर्स वर्सेस वेलोसिटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ इज अ कर्व टचिंग नाइदर ऑफ द एक्सिस. तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए. 17 पे आ जाओ. अ बॉक्स इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब इनिशियल स्पीड क्या है, 0, एंड स्लाइड्स थ्रू अ डिस्टेंस x डाउन अ स्ट्रेट स्लोप. द स्लोप इज एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल. ओके, द स्लोप इज फ्रिक्शनल लेस एंड एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेजिबल. फ्रिक्शन भी हमने कंसिडर नहीं करनी, एयर रेजिस्टेंस भी कंसिडर नहीं करनी, सो थिंग्स आर गेटिंग ईजियर. द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज g. तो सारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह निकालोगे, कैन यू टेल मी, mg/h. अब ये h किसके बराबर होगा, दिस h विल बी इक्वल टू व्हाट, ये वाली हाइट. ठीक है, और ये हाइट किसके इक्वल होगी, ये हाइट किसके इक्वल होगी, x sin थीटा. mg x sin
थीटा इज इक्वल टू वॉट 1/2 mv²। m से m कट जाएगा, 2g x sin थीटा अंडर रूट विल गिव यू द वेलोसिटी। तो ऐसा कोई आंसर है? यस, बी इज़ योर आंसर। ये x sin थीटा किस तरह आया? बेसिकली साइन का रेशो लगाया है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो सॉरी दिस वुड बी मैंने ये उल्टा लिख दिया, h वुड बी द परपेंडिकुलर, x वुड बी द हाइपोटेन्यूज। तो x जो है साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h विल बी इक्वल टू x साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह मैंने ये h को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 18। व्हाट इज मेंट बाय द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग? फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। अब आ जाओ क्वेश्चन 19 पे। अ चाइल्ड होल्ड्स अ thin metal wire that is attached to a knight. The graph shows how the extension of a thin wires varies with tension. तो force versus extension का ग्राफ गिवन है। A gust of wind increases the tension from 100 newtons to 150 newtons. भाई 100 न्यूटन से 150 न्यूटन्स तक आपकी फोर्स इंक्रीज हो गई है। तो कैलकुलेट द चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये किस तरह निकलेगा? दिस इज अ ट्रेपीजियम, 1/2 इंटू sum of parallel sides that is 100 plus 150 multiplied by क्या होगा? हाइट, that is what? हाइट क्या है? 0.15, बट ये मिलीमीटर्स में, तो यहाँ पे 10-3 भी लगेगा। दिस कम्स आउट टू बी 19 मिली जूल्स। तो आंसर आ जाएगा बी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 20। अ माइक्रोफोन डिटेक्ट्स अ साउंड वेव। ओके, साउंड वेव का जो हमें ट्रेस CRO पे मिल रहा है वो गिवन है। Which property of the sound wave can be determined by using only the measurement of the horizontal distance? भाई सिर्फ horizontal distance measure करके कौन सी प्रॉपर्टी निकाल सकते हो? एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो? नो। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? यस। किस तरह निकलेगी फ्रीक्वेंसी? सिर्फ आप horizontal distance मेजर कर लो फॉर वन वेव और ये आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड। 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड विल बी योर फ्रीक्वेंसी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डायरेक्टली आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 में क्या लिखा है? अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विद द डिस्टेंस अलोंग द वेव एट वन इंस्टेंट इन टाइम। तो यार ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो टू सॉल्व क्वेश्चन 21 यू मस्ट फर्स्ट इमेजिन के हमारे पास कुछ वेव के पार्टिकल्स हैं दैट आर फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट वाइब्रेटिंग एट ऑल। ठीक है, कुछ वेव पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहे और इक्वल डिस्टेंस में। ठीक है, फिर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव पास थ्रू करती है इनके। तो ये जो जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्टिकल है वो तो अपनी जगह पे रहेगा। ये जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला पार्टिकल है वो क्या होगा? वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह वापस से जो बी पे पार्टिकल है दैट विल रिमेन एट जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे आ गया। जो सी पे पार्टिकल है दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल मूव मैक्सिमम टू द लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब जो डी पे पार्टिकल है वो क्या रहेगा? वो वापस जीरो पे रहेगा, इस तरह। ठीक है, तो अगर आप देखो तो कंप्रेशन कहाँ बन रही है? कंप्रेशन इज दिस थिंग, ये वाली पूरी चीज। और ये कौन सा पॉइंट है? ओनली पॉइंट बी। तो द पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स अ कंप्रेशन। बेसिकली हमने क्या सपोज किया? ब्लू से हमने मार्क किया है पॉइंट्स दैट आर नॉट वाइब्रेटिंग, या पॉइंट्स जिस पे अभी तक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं आई है, पॉइंट्स नॉट वाइब्रेटिंग। और रेड से हमने क्या मार्क किया है? पॉइंट्स जिन पे लॉन्गिट्यूडनल वेव गुजर चुकी है। ठीक है, और जो पॉइंट हमारा फर्स्ट रेड पॉइंट है दैट रिमेन्स एट जीरो डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज शोइंग जीरो डिस्प्लेसमेंट। जो पॉइंट ए है दैट इज शिफ्टेड टू द राइट क्योंकि इसके पास पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। बी जो है वो वापस जीरो पे या अपनी जगह पे ही रहता है बिकॉज उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सी क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि सी की डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम नेगेटिव। डी जो है वो अपनी जगह पे ही रहता है दैट इज जीरो पे। तो ये जो पूरा बंच है 3 पॉइंट्स का जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, दिस इज अ कंप्रेशन एंड दैट पॉइंट इज बी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 22 पे। सोर्स X emits a sound wave of frequency F. ठीक है, this becomes Fs. ठीक है, the wave is subsequently received at a stationary detector Y. Okay, the frequency of the wave that is detected by Y is less than F. F नॉट जो है बच्चे वो लेस है Fs से। तो इसका मतलब क्या है कि X must be moving away from Y। मतलब साउंड का सोर्स जो है वो आपसे दूर जा रहा होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, सी इज योर ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन 23 पे। अ बीम ऑफ विजिबल लाइट इज इन अ वैक्यूम, व्हाट कुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिबल लाइट? तो यार विजिबल लाइट की वेवलेंथ की क्या रेंजेस होती हैं? 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। लेट सपोज मैं कोई भी इसमें से वेवलेंथ ले लेता हूँ, लेट से इन दोनों का एवरेज ले लेता हूँ दैट इज़ 550 नैनोमीटर्स।
और मेरे पास स्पीड क्या होती है इन अ वैक्यूम, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर्स। v इज इक्वल्स टू एफ लैंडा वाला फॉर्मूला लगाते, 3 × 10⁸ रखा, डिवीजन में क्या रखा 550 × 10⁻⁻9, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 5 × 10⁻14 डी इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 में क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन टू नवंबर 23 का क्वेश्चन। I naught की intensity is hitting a first polarization filter at an angle of 45, फिर वापस से वो एक पोलराइजेशन फिल्टर हिट करती है दैट इज एट एन एंगल ऑफ 45, तो हमारे पास ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 45, तो दिस विल बिकम व्हाट आई नॉट अपॉन 4, तो इसका आंसर वुड बी बी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 25। अ स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय टू प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अलोंग द सेम लाइन ऑफ ट्रैवल। Which statement about the two progressive waves is not correct? They must have a constant phase difference. Yes, this is an incorrect statement. ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 26 पे। क्वेश्चन 26 में क्या लिखा हुआ है, एक स्टेशनरी वेव डेवलप हो रही है और ये पूरे ट्यूब की लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, और पूरे ट्यूब में वेव लेंथ कितनी है, ये क्या है एंटी नोड, ये क्या है नोड, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है 1/4 लैंडा। इस नोड से लेकर इस नोड का डिस्टेंस क्या होता है 1/2 लैंडा, तो 60 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच लैंडा 3/4 लैंडा। लैंडा विल बी इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। हमारे पास स्पीड क्या गिवन है, स्पीड इज 340 ms-1, हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो v इज इक्वल्स टू एफ लैंडा लगाते हैं। v की जगह क्या रखेंगे 340, f हमने निकालनी है, लैंडा क्या रखेंगे 80 या 0.8, ऑब्वियसली 0.8 बिकॉज हमारी स्पीड क्या है मीटर्स में 0.8, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी 425 हर्ट्ज, एंड द मोस्ट नियरेस्ट आंसर इज 430 हर्ट्ज। सही है, अब आ जाओ क्वेश्चन 27 पे। अ कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव वाटर वेव इन अ रिपल टैंक पासेस थ्रू अ गैप इन अ बैरियर एंड डिफ्रैक्ट्स। द विथ ऑफ द गैप इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये हमारी क्या मसला हो जाएगा डिफ्रैक्शन के लिए, डिफ्रैक्शन लेस होगी इन दिस केस। Which change causes the wave to spread over a larger angle? डिफ्रैक्शन ज़्यादा करनी है तो आप क्या करोगे, a small decrease in the wavelength of the wave? No. A small decrease in the width of the gap? Yes. क्योंकि जब तक आपका गैप जो है वो comparable या smaller than the wavelength नहीं होगा, आपकी डिफ्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगी। Let's move on to question 28. Question 28 is a bit logical question. The diagram shows a view from above of a double slit interference demonstration. L is monochromatic light source with a vertical filament. Okay. B is a barrier with two vertical slits, and S is a screen upon which interference fringes are formed. Okay. The intensity is I at the point on the screen where the center of the fringe pattern forms. भाई यहाँ पे central bright fringe की intensity I है। तो यार central bright fringe कब फॉर्म होती थी, जब यहाँ से भी आपके पास एम्पलीट्यूड ए की लाइट आ रही हो, यहाँ से भी आपके पास एम्पलीट्यूड ए की लाइट आ रही हो। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कब फॉर्म होती थी, जब आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी और एम्पलीट्यूड क्या हो जाता था 2a। जब आप एक स्लिट क्लोज कर दोगे, लेट से आई क्लोज दिस स्लिट, ठीक है, ये वाला स्लिट मैं क्लोज कर देता हूँ, तो एम्पलीट्यूड कितना डिक्रीज कर जाएगा 2a से a हो जाएगा, और इंटेंसिटी को क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशनशिप पढ़ा था हमने, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड 2a से a हो जाएगा तो इंटेंसिटी पे इसका क्या फ़र्क आएगा 4 टाइम्स फ़र्क आएगा, इंटेंसिटी विल बिकम I/4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, लेट मी सी, यस डी इज़ अर ऑप्शन, ठीक है, D is our option. Let's move on to question 29. Green light of wavelength what? Green light of wavelength 550 nanometer is incident normally on a diffraction grating and produces a diffraction pattern on a screen. Okay, pattern on a screen to 3.5 meters from the diffraction grating. ठीक हो गया. The third order maxima on the screen is a distance of 0.75 meter from the zeroth order maxima. Okay हो गया. ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई है, एंड व्हाट एल्स आर वी गिवन, हमें ये पता है कि दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, तो n क्या हो जाएगा 3, और हमें क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स, तो बेसिकली हमने d निकालना है, ग्रेटिंग कांस्टेंट निकालना है। तो कोई फार्मूला याद है ग्रेटिंग कांस्टेंट का, d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैंडा। अब हमें ये थीटा भी निकालना होगा, दिस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट,
perpendicular, that is 0.75 divided by 3.5, that is the base. Tan inverse 0.75 divided by 3.5 is your theta. तो थीटा की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करने दो, 1 सेकेंड. 0.75 divided by 3.5 and tan inverse of this is 12.1 डिग्री. सही है, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12.1 डिग्री. सही है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि ये अभी काम आने वाली है वैल्यू. थीटा आ गया हमारे पास 12.1 डिग्रीज. यस, हमारे पास एन भी हमें पता है, दैट इज 3. वेव लेंथ भी पता है, तो लेट्स प्लग इन ऑल द वैल्यूज. डी इज इक्वल्स टू एन क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई वेव लेंथ क्या थी 550 इंटू 10⁻⁻⁹ या 550 नैनोमीटर साइन 12.1. तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट्स कैलकुलेट इट. साइन आंसर and let's divide it by 3 into 550 into 10⁻⁹ divided by, just give me a second. So the answer comes out to be 7.9 into 10⁻⁻⁶. C is your answer. Let's move on to question 30. Which charge can be carried by a charge carrier? भाई चार्ज कैरियर कौन कौन से चार्ज कैरी कर सकते हैं? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, 3.2, 4.8, 10⁻⁻⁹ नीचे लिखते जाओगे, एंड 6.4, 8.0, ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 1.6 कैन बी कैरीड बाय अ चार्ज कैरियर. सो लेट्स सी, यस, सी इज अ आंसर. 31 पे आ जाओ. अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E एंड नेग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, which single change to the circuit will lead to the largest increase in the power dissipated in the resistor, doubling the EMF E? Yes, this could be our answer. 32 पे आ जाओ. 32 पे हमारे पास क्या है, एक थिक केबल है जिसका एरिया क्या है 4 है. उसके सराउंडिंग में 8 और केबल्स लगी हैं जिनमें हर केबल का एरिया क्या है A. तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इक्वल्स टू 4A प्लस 8A, दैट इज इक्वल्स टू 12A. सही है, और क्रॉस सेक्शन लेंथ क्या है L, दोनों की क्रॉस सेक्शन लेंथ है L. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द केबल क्या है R. ठीक है, हमने क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालनी है. तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, रेजिस्टेंस यूज्ड टू बी रेजिस्टिविटी L डिवाइडेड बाय A. अब अगर इसमें मैं रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बना दूं तो इट विल बिकम व्हाट, रेजिस्टेंस इनटू A डिवाइडेड बाय L इज योर रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस तो R ही है, बस एरिया जो है, हाँ एरिया जो है यहाँ पे हमारा वो 12A है. तो 12A R डिवाइडेड बाय L इज योर रेजिस्टिविटी. D इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 में क्या लिखा है, A car has sensors for detecting the light intensity and temperature of its environment. The sensors make use of a light dependent resistor and a thermistor. The car moves from a warm environment into a cold environment. Temperature decrease हो रहा है, तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस को क्या होगा, इंक्रीज. तो डिक्रीज वाले ऑप्शन काट देते हैं. और डार्क इन्वायरमेंट से ब्राइट इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ LDR विल डिक्रीज. सी इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 33. क्वेश्चन 33 में द रो विच रो डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ टू लैम्प्स. लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. तो पॉजिटिव यहाँ से जाएगा, दिस इज फॉरवर्ड बायस डायोड, तो लैम्प 1 विल लाइट अप, दिस विल बी ऑन. अब यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम हियर, बिकॉज दिस इज रिवर्स बायस डायोड, और दूसरा वाला फर्स्ट वाला कौन सा बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस. तो लैम्प 2 विल ऑल्सो लाइट अप. ठीक है, लैम्प 2 एंड लैम्प 1 बोथ विल लाइट अप. डी इज आवर आंसर. Kirchhoff's first law is the consequence of the conservation of which quantity? Charge. 35 का answer would be A. Let's move on to question 36. Three identical cells each have an electromotive force E and negligible internal resistance. The cells are connected to three identical resistors, each of resistance R, as shown. Okay. What is the potential difference across each of the resistor? देखो first of all cells की polarity देखो किस तरह connected है. ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो दिस टू पोलैरिटीज विल गेट कैंसल्ड आउट. ये दोनों सेल्स प्लस होके क्या हो जाएंगे, जीरो. सिर्फ कितना EMF बचेगा इन द सर्किट, ओनली E. ठीक है, देखो अगर आपके सेल्स की पोलैरिटी दैट इज पॉजिटिव इज ऑलवेज फेसिंग अ पॉजिटिव, तो द एंटायर EMF ऑफ द टू सेल्स बिकम जीरो. सिर्फ क्या रह जाएगा, ओनली EMF E. ठीक है, और ये कितने सर्किट्स में डिवाइड हो रहा है, कितने रेजिस्टर्स में डिवाइड हो रहा है, 3R. तो V इज इक्वल्स टू IR लगाओ यार. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी नॉट V इज इक्वल्स टू IR. देखो टोटल
वोल्टेज कितना है ई अक्रॉस 3 रेजिस्टेंस, और अगर आर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने तो क्या होगा ई अपॉन 3. सो ई अपॉन 3 का ऑप्शन इज बी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 37. इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन द रीडिंग ऑन द एमीटर इज 0. मतलब लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पावर सप्लाई 8 वोल्ट्स की है. तो लेट्स से यहाँ पे 4 वोल्ट्स था, यहाँ पे 4 वोल्ट्स बचा, एंड यहाँ पे इनिशियली 8 वोल्ट्स था. रजिस्टर के पास हमने कितना दे दिया 4 वोल्ट्स, बचा 4 वोल्ट्स. ठीक है, नीचे भी यही हो रहा है, नीचे भी 8 वोल्ट्स था, यहाँ पे हमने लेट से 4 वोल्ट्स दे दिया. तो दोनों की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 4 वोल्ट्स थी, तो एमीटर पे रीडिंग 0 आ रही थी. अब क्या हो रहा है कि LDR इज़ नाउ कवर्ड, तो LDR की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, LDR के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगा. यार LDR के अक्रॉस वोल्टेज अगर इंक्रीज़ हो जाएगा ना तो ये वाला वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाएगा और ये वाला वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स राइट अ न्यू वैल्यूज़ फॉर दिस. लेट्स सपोज ये हो जाएगा 3 वोल्ट्स, ये हो जाएगा 5 वोल्ट्स. क्यों? क्योंकि LDR की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुई है, रिमेनिंग जो 5 वोल्ट का वोल्टेज है वो इधर जाएगा. ठीक है, अच्छा, जब आपका ये 5 वोल्ट्स हो गया तो अब हमें ये भी 5 वोल्ट्स करना है टू मेक अनदर 0. तो अब क्या करेंगे, अब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम राइट पे मूव कर देंगे. ठीक है, ताकि अब हमारा ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है लेट से उसकी पोजीशन होती है ये. ठीक है, तो अब ये यहाँ पे पूरे कॉन्टैक्ट में कितना आ रहा होगा 5 वोल्ट्स, रिमेनिंग कितना होगा 3 वोल्ट. सही है, तो फिर से एमीटर की रीडिंग 0 हो जाएगी. सो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, डी इज अ ऑप्शन. मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू द राइट. व्हाट आर आइसोटोप्स? न्यूक्लियाइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. नहीं, न्यूक्लियाइड्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यस, सी इज अ आंसर. ठीक है, अ न्यूट्रॉन 10 इज फायर्ड एट यूरेनियम 23592. द न्यूट्रॉन इज absorbed by the nucleus, which then splits to form barium and krypton. What is the number of free electrons emitted? 3. ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स में हमेशा फिजन रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन्स आते हैं? 3. Positive meson has a charge of plus E, where E is the elementary charge. It consists of an up quark. Up quark का charge क्या होता है? +2/3e. And one other quark which could be the other quark. तो एंटी डाउन quark का चार्ज क्या होता है? +1/3e. दिस could be the possible option. दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? +2/3e +1/3e will become what? +e. ठीक है, so anti down quark could be an option. So this marks the end of what? May June 2023 का पेपर. If you have any question you can ask me in the comments below.